Hello, welcome you all to Lawsico. So in this week we are going to discuss about two very important topics. The very first topic it is regarding Prevention of Money Laundering Act. So Prevention of Money Laundering Act जिसे हम शॉर्ट में PMLA भी कहते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. So the very basic understanding that you must know कि what is money laundering. Money laundering means आप black को white में convert कर रहे हो. For example, there is a person who do the robbery, who do the kidnapping, extortion वाला thing. अब वो जो money extortion या kidnapping से ले रहा है, अब उसे वो बैंक में डाल तो नहीं सकता. So what he have done, he invested that money in real estate. अब रियल एस्टेट में जब वो एक बार इन्वेस्ट हो गया, देन वी कैन से अब रियल एस्टेट में फॉर एग्जांपल फॉर बिल्डिंग अ फॉर मेकिंग एनी हाउस और फॉर बिल्डिंग अ टॉवर. ठीक है, अब फॉर दैट बहुत सारा कैश आपको लगता है वर्कर्स को देने के लिए, रॉ मटेरियल देने के लिए. तो अब इसने जो एक्सटॉर्शन इससे कमाया हुआ मनी है उसने क्या कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसने एक खराब मनी को साफ करके एक अच्छा मनी बना दिया है. दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, कि आप उसको ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड इट इज एन ऑफेंस अंडर दिस पीएमएलए लॉ. तो रिसेंटली क्यों ये न्यूज में था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैव क्रिटिसाइज्ड ईडी फॉर अप्लाइंग द स्ट्रिक्ट stringent bail condition to women despite women have an exception under PMLA 2022. So recently Supreme Court have granted the bail to Shashi Bala. So Shashi Bala, she was the accused under this particular law. The allegation was कि she have done a money laundering का scam. ठीक है, money laundering के scam में she is involved. अब thing is that कि we have section 45 of PMLA. It says कि there can be exception for whom, for women, for children or the persons who are infirm. ठीक है, so bail provision is given under section 45 of PMLA. So it have very stringent bail standards. So first point we can see the accused must prove the absence of prima facie case for the bail. So ऐसा कहते हैं कि section 45 in itself is a small trial. ठीक है, why? बिकॉज यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहता है दैट इज ऑफ द एक्यूज्ड, दैट ही हैव टू शो दैट थिंग कि देयर इज नो एनी प्रीमा फेसी केस अगेंस्ट हिम. ठीक है, अदरवाइज वी कैन सी कि बेल मिलना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जस्ट लाइक यूएपीए. सो यूएपीए से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास में लॉज है, एंड वी कैन सी कि अंडर दिस यूएपीए लॉ बेल मिलना इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट वाज एस्टेब्लिश दैट कि प्रीमा फेसी कोई भी केस यहाँ पर नहीं बन रहा है. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ कोर्ट कैन गिव बेल ओनली अंडर टू वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन. फर्स्ट, अगर कोर्ट बेल दे रहा है तो वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट कि कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट accused is not guilty of an offense, and second thing is that accused is unlikely to commit any offense while on the bail. तो पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पीपी है, पीपी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यहाँ पर अपोज करने की. एंड सेकंड, कोर्ट जो है, कोर्ट ये सेटिस्फाई हो कि प्रीमा फेसी एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस नहीं करा. एंड सेकंड थिंग इज दैट कि एक्यूज्ड इज अनलाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस, और वो कोई फ्यूचर में भी यहाँ पर कोई ऑफेंस वो नहीं करेगा. नाउ देयर इज अ एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इज दैट कि इफ देयर इज अ वुमन और अ माइनर who is under 16 year of old, ठीक है, और any individual who is sick or infirm, ठीक है, so that person can get bail. So in women के लिए, minors के लिए, and for sick or infirm person there is a, we can see a exception under section 45 itself. उन पर इतने strictly bail के जो provisions है यहाँ पे, bail मिलने के provision वो applicable नहीं होंगे. और ऐसे ही provision जो है we can see in IPC, और IPC के बाद में now we can see in BNS also. ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में भी also we have the similar kind of provisions. Now thing is that कि there is a, so there was a case of Preeti Chandra versus ED. It is also called Preeti Chandra bail case. अब now what happened in this particular case? So this particular case is related to Unitech group. ठीक है, so the people who are from the north दिल्ली के आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, they must be heard about this name Unitech. Unitech एक बहुत बड़ा डेवलपर है. ठीक है, so he done a development on very large level, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो भी सामने आया था. तो यहाँ पे प्रीति चंद्रा जो है, शी इज द वाइफ ऑफ संजय चंद्रा. नाउ हु इज संजय चंद्रा? संजय चंद्रा इज द डायरेक्टर ऑफ यूनिटेक ग्रुप.
ठीक है। सो अब संजय चंद्रा यहाँ पे डायरेक्टर थे, उनकी वाइफ प्रीति चंद्रा, शी वाज आल्सो डायरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो सारे डायरेक्टर्स के अगेंस्ट यहाँ पर केस फाइल हुआ। नाउ यहाँ पर इफ वी सी रिजेक्टेड द ईडीज आर्ग्यूमेंट टू डिस्टिंग्विश हाउस होल्ड लेडी फ्रॉम द अदर वुमेन। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रीति चंद्रा के केस में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ईडी ने सेम यहाँ जिस तरीके से इस केस में ईडी का एक स्टैंड था, वैसे ही स्टैंड हमको प्रीति चंद्रा के केस में भी देखने को मिलता है। तो प्रीति चंद्रा के केस में अगर हम देखें तो ईडी का ये बोलना था कि ऑल्दो वुमेन का एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए, बट वो जो वुमेन वर्ड यूज है अंडर सेक्शन 45 दैट इज फॉर a household lady, that is for a homemaker, and here Preeti Chandra is a business woman, she is a political figure, so she is not common lady, so therefore ये exception जो है under section 45 women को जो exception मिलता है, जो relaxation मिलता है for the bail, वो नहीं मिलना चाहिए। Now what was the court's observation? The court said कि PMLA में ना ही constitution में nowhere it is mentioned that कि women, एक वर्किंग वुमेन और हाउस होल्ड वुमेन में एक डिस्टिंग्विशन, एक डिफरेंस होता है या कोई डिस्टिंग्विश क्रिएट करा है, ना ही कोई ऐसा क्लासिफिकेशन हुआ है। और देयरफॉर कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो वुमेन वर्ड यूज हुआ है दैट इज ओनली फॉर द होम मेकर और फॉर हाउस होल्ड लेडी, दैट इज मिसकंसीव्ड। सो देयरफॉर यहाँ पर दे सेड कि देयर इज ओनली वन एलिजिबिलिटी क्वालिफायर, कि अगर वुमेन को जो एक्सेप्शन मिला है उसका एक और एक्सेप्शन हो सकता है, दैट इज ओनली इन वन सिनेरियो। अगर वुमेन को हमको ऐसा लग रहा है जिस जो वुमेन एक्यूज्ड है वो वुमेन कैन शी हैव अ फ्लाइट रिस्क, मतलब वो वहां से भाग सकती है, और इवन शी कैन टेम्पर विटनेसेस। ठीक है, सो इन दो सिनेरियोज में से किसी एक सिनेरियो या दोनों सिनेरियो हो तो ऐसे कंडीशन में वी कैन से कि वुमेन का जो एक्सेप्शन है वो उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वो हाउस होल्ड लेडी है या वर्किंग वुमेन है या बिजनेस वुमेन है या पॉलिटिशियन है, ये सारी चीजें कंसिडर नहीं होगी। नाउ इफ वी मूव टू आवर प्रेजेंट केस, सो आवर प्रेजेंट केस इज बेसिकली शाइन सिटी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग केस। ठीक है, ऑल्सो नाउ इट इज पॉपुलरली नोन एज शशिबाला's bail case. ठीक है, the name of the title of the case was in very starting we discussed, that is Shashibala versus ED. So here what happened, again same like the previous case जो प्रीति चंद्रा के केस में we have discussed, that is regarding real estate only. So here it was a Shine City Group, it is a Lucknow based real estate group. ठीक है, so there is an allegation on this particular group that they have done a fraudulent investment of 800 to 1000 crore rupees. So the main accused is Rashid Naseem. He is the promoter of the company, and abhi presently if we see, so he is absconded. Now there is second lady Shashibala. Who was Shashibala? Shashibala is basically a school teacher, and it was allegation on Shashibala that, so ED made this allegation कि Shashibala actually accused the Naseem. She assisted the Naseem in money laundering matter, and she is also involved in this particular thing. So therefore allegedly received, so there is the allegation that she received 36 lakh rupees, and therefore she was arrested by the ED in November 2023. Now when she went to Allahabad High Court, so Allahabad High Court, so her application was there before the Allahabad High Court in September 2024. Allahabad High Court denied the bail. ठीक है, stating that Bala's link with Naseem and the scale of fraud made her ineligible under the PMLA exception for women. अब यहाँ पे जो PMLA में वुमेन को एक्सेप्शन है उसका क्या एक्सेप्शन हो सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट सेड कि दिस इज अ वेरी लार्ज स्केल का फ्रॉड, और देयरफॉर जो एक्सेप्शन का बेनिफिट है वो इस वुमेन को नहीं मिलेगा। दिस वाज इलाहाबाद हाईकोर्ट का रीजनिंग। नाउ व्हेन दिस मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, दैट इज presently in January 2025, they criticized ED on the misinterpretation of exception clause for women. So here Justice Oak actually reprimanded the unions, the center's lawyer, the ED's lawyer, of his legal knowledge. He said that there is no any distinction or no any classification anywhere in PMLA, and we also have certain fundamental rights. ठीक है, there also we can see, if we see from the lens of fundamental rights also, constitution also, there is no any difference that is created between or classification between a household lady or a working lady. So therefore here court granted the bail to Shashibala, and this case in itself become a landmark case. So such exception of
Section 45, I already told, it is available to women, minors, or the sick or infirm persons. Now we move to our next topic, that is Supreme Court recently given a ruling that maintenance is independent of restitution of conjugal rights. So Supreme Court have given this particular decision in the case of Reena Kumari versus Dinesh Kumar Mahato. What Supreme Court have said? Supreme Court ruled that maintenance is independent of restitution of conjugal right and allow the wife to receive support even if she defies or she is not complied with the direction to return to her matrimonial home. ठीक है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट ने यहाँ पे वाइफ को ये ऑर्डर दिया कि वो अपने घर जाके वापस अपने पति के साथ रहे, बट वो वाइफ नहीं गई। अब यहाँ पे हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट ये था कि उसने कोर्ट के इस कंप्लायंस को फॉलो नहीं करा, इसलिए उसकी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट हैव सेड कि वो भले ही रिटर्न हो या नहीं हो, स्टिल शी इज इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। So this ruling is given in the case of Reena Kumari versus Dinesh Kumar Mahato. Now we'll understand कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग क्या क्यों दी है, बैकग्राउंड क्या था इसके पीछे। उससे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब सेक्शन 9 बेसिकली क्या कहता है, when two person, man and a woman, they marry with each other, they have certain obligations and rights against each other. They have rights as well as the obligations against each other. So one of the obligation we can say that is the conjugal rights. मीन्स हस्बैंड जो है, हस्बैंड को वाइफ की सारी नीड्स फुलफिल करनी है, वाइफ के साथ में रहना है, और वही वाइफ जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको हस्बैंड के साथ में रहना है, और वाइफ की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी पूरी करनी है, और वाइस वर्सा हस्बैंड को भी जो हस्बैंड की एक सारी हम कह सकते हैं कि एज पर द सोसाइटी, ठीक है, जो भी हस्बैंड की ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो उसे टुवर्ड वाइफ कंप्लीट करना चाहिए। अब वाई वी हैव दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, the main aim of this provision is to protect the traditional family unit, but this particular provision, or we can say principle of the law, it faced decades of contestation. Okay, so therefore there were many contested matter regarding this particular. There was a huge debate, and still presently also there is a huge debate behind this particular thing also. So for example, generally ये कब होता था, if we see practical example, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ घर छोड़ के चली गई एट हर मैटरनल होम। अब वाइफ ने वहां से केस फाइल कर दिया मेंटेनेंस और डिवोर्स का। अब हस्बैंड क्या फाइल करता है, हस्बैंड अपनी प्लेस से केस फाइल करता है ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो वाइफ वहां पे डिवोर्स और मेंटेनेंस मांग रही है, और यहाँ पर हस्बैंड, अब उसको डिवोर्स या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इसलिए हस्बैंड क्या बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो अपनी वाइफ को अपने साथ में ले जाना है, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ में आके रहे और अपना सारा पत्नी धर्म जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज एज पर द सोसाइटी, वो कंप्लीट करे। अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट में हस्बैंड वाइफ कोई भी छोड़ के चले जाए, तो उसके अगेंस्ट वी कैन फाइल दिस सेक्शन अंडर सेक्शन 9, वी कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, इफ यू डू द bare reading of this particular thing, it says whether the husband or the wife has without reasonable excuse. Now this is important, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal right, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in the petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal right accordingly. ठीक है, in simple words we can say कि if husband of wife, ठीक है, without any reasonable excuse, if they withdrawn from the company of the partner, then in this scenario the aggrieved party can approach to the family court or district court and ask for the reunion of them. ठीक है, this is basically restitution of conjugal right. Now restitution of conjugal right, as I said, कि this is basically to protect the tradition of family unit, but it was challenged many times. Two main instances we have. In 1983 it was challenged before Andhra Pradesh High Court. Andhra Pradesh High Court struck down this particular provision. Why? Because they said this is a outdated provision. Okay, and but if we see, this particular decision was overturned by Supreme Court of India.
Now, presently also there is a pending petition regarding the constitutional validity of this particular section, and interestingly, this petition is filed by the students of Gujarat National Law University Gandhinagar. GNLU Gandhinagar के students ने they have filed this particular petition before the Supreme Court, and it is pending since 2019. Andhra Pradesh High Court का decision we have in 1983, and that was overturned in year 1984. Now here we can see what was the case. So the case was that is regarding marriage and separation. So wife left the matrimonial home, that is husband's home, in year 2015, just year after her marriage. So within 1 year she left the house. Now what husband have done? Husband filed the restitution of conjugal right under section 9 of Hindu Marriage Act in 2008. So family court in April 2022 they passed a decree in the favor of husband. Now wife didn't return. Okay, she haven't complied with the decree of the family court for returning back regarding restitution of conjugal right, that is returning back to her matrimonial home. Now the wife in 2019 she filed a suit for the maintenance. Okay, so maintenance की this particular suit was filed under section 125 of CRPC. We all know CRPC में it have a criminal nature. So under section 125 CRPC, application of maintenance was filed in the criminal court. Then the family court directed the husband to pay 10,000 per month. Okay, sorry, I just mistakenly mentioned it is not a criminal court, it is a family court. Okay, 125 application of CRPC, it goes to the criminal court only. So here family court awarded 10,000 per month, that is in Feb 2022. Now two things you can see here कि family court, ठीक है, and here is also family court, ठीक है. तो husband and wife उन्होंने अपने अपने jurisdiction में they filed the cases. एक तरफ family court have given this restriction of conjugal right, given this relief in the favor of husband, and here we can see a relief was given in the favor of the wife regarding the maintenance of 10,000 rupees. Now because of this disputing decisions, the husband went to Jharkhand High Court, and Jharkhand High Court mein he said कि she is not complying with the decision of family court regarding restitution of conjugal right. Therefore, she should not be allowed for the maintenance. Now, what High Court have done? High Court set aside the maintenance, citing wife's refusal to return home without sufficient reason under section 125(4) of CRPC. So 125(4) of CRPC says कि husband can refuse, means it is an exception to the general rule. Okay, but in which scenario? When she have a sufficient reason. If she is doing without sufficient reason, then under section 125(4) of CRPC husband can reject. तो husband के पास में ये option है कि उसके पास में एक exception है कि अगर wife without reason रिटर्न नहीं होती, विदाउट सफिशिएंट रीजन रिटर्न नहीं होती, तो ऐसे सिनेरियो में हस्बैंड में पे ये ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि वो मेंटेनेंस दे. नाउ आफ्टर दिस झारखंड हाई कोर्ट के डिसीजन, झारखंड हाई कोर्ट सेड दे स्टॉप द मेंटेनेंस. नाउ झारखंड हाई कोर्ट के बाद में द सुप्रीम कोर्ट्स कम. सो वाइफ वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. Now Supreme Court में wife challenged the decision of the High Court, and issue before Supreme Court was that कि whether she will be entitled to maintenance when restitution of conjugal right degree is disobeyed by the wife. Now what Supreme Court held? So Supreme Court decision was that they set aside the decision of Jharkhand High Court and directed husband to continue paying 10,000 per month maintenance. Now the question was that कि why. So in before Jharkhand High Court and before family court also, ठीक है, where she was awarded 10,000 maintenance there, and later in Jharkhand High Court she said कि I want maintenance because my husband is doing physical cruelty with me and it is impossible for me to live with him. So therefore on this particular thing Supreme Court observed that कि 125(4) of CRPC says कि maintenance husband should not have to give the maintenance if she is deserted or for example there is no any sufficient reason. But court held that कि due to this physical cruelty or physical violence, this in itself is a sufficient reason for disobeying the degree of restriction of conjugal right.
ठीक है. So here we can say कि Supreme Court made this particular remark that without complying with the section 9 of restitution of conjugal right, and if you have sufficient reason for that, ठीक है, then you will get maintenance. So we can't see or we can't understand blindly, ठीक है. We have to understand one thing कि यहाँ पे 125(4) is very important of CRPC. अगर सफिशिएंट रीजन है तो उसे मिलेगा, अगर विदाउट सफिशिएंट रीजन वो ऐसा कर रही है देन इट विल बी अ एक्सेप्शन. बट मेन रूलिंग इज दैट कि मेंटेनेंस विल बी अवॉर्डेड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट. ठीक है. बट हियर वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि 124 सीआरपीसी स्पेसिफिकली सेज कि वाइफ रिफ्यूजल टू रिटर्निंग बैक विदाउट सफिशिएंट रीजन. सफिशिएंट रीजन इज आल्सो वन ऑफ द important thing with it. Now, we started with the discussion of Section 9 of Hindu marriage, that is restitution of conjugal rights. So, Andhra Pradesh High Court in 1983, they struck down this particular provision. In 1984, in the case of Saroj Rani versus Sudarshan Kumar Chandra, they overturned the decision of Andhra Pradesh High Court and they said Section 9 is as per the Constitution. Presently, 2019 में GNLU के गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर के स्टूडेंट फाइल दिस पर्टिकुलर पिटिशन अगेंस्ट सेक्शन 9 of HMA. Why they said? They made the claim that it violates the right against discrimination and infringes the patriarchal stereotype. And second thing is that they also said कि article 21 में we have right to privacy and right to privacy में we have right to be let alone. So this particular provision go against this particular thing. When center asked that what is their stand on this particular provision, so they defended this provision. Why? They said this is a general, first they said this is a general neutral provision, and second thing they said it is a soft remedy for resolving marital disputes, because family court also see from this point of view only कि family institution बचा रहा है because it affects many people, especially the child. नाउ द थिंग इज दैट कि अभी इसकी जो इस मैटर की हियरिंग है, दिस मैटर इज स्टिल पेंडिंग. हियरिंग और आगे आएगी. अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो श्योरली आई लेट यू नो. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो.